बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल कबू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ उंदलस। आज का मौजू है पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़कर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जा रहे हैं और यूनान के रास्ते में डंकी के ज़रिए यूरोप जाना चाहते थे, जिनकी कश्ती को रास्ते में हादसा पेश आया और कई लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। और एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि गुजरों वाले के कुछ लोग थे जो भारी रकूम देकर बैरून मुल्क जाना चाहते थे, जिनको ईरान में तशद्दुद करके उनके घर वालों से मज़ीद रकम तलब की गई। अदारे इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी सफदर हुसैन सिंधु साहब और अकरम नाज साहब। इनसे मुख्तलिफ सवालात पर राय जानने की कोशिश करेंगे। यूनान के रास्ते जा रहे थे लोग, रास्ते में कश्ती उल्ट गई, बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है, सफदर सदु साहब? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले उंदलस न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया। असल बात यह है कि ये तो जो यूनान में कश्ती उल्टने से पाकिस्तानी 40 बंदों की डेथ हो गई है, ये तो शादो नज़र को एक वाक़या हो गया। इसी तरह हमारे मुल्क से पिछले एक साल में 8 लाख से ज़ायद लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं और वहाँ पर मज़दूरियाँ करते हैं, मांगते हैं। जो हमारा मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा एक मुसलमान मुल्क है, उसने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है कि ये लोग उम्रे के नाम पर, हज के नाम पर जाते हैं और फिर उधर जाकर ये बाकायदा अपना मांगते हैं लोग फ़कीर बनकर। तो इसलिए इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रोज़गार लोगों को नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ अब मेरिट नाम की नहीं रह गई। ऐसे लोग बड़ी सीटों पर बैठे हैं जो पढ़ हैं, कुछ नहीं जानते, और ऐसे लोग सड़कों पर डिग्रियां लेकर जो वो रुल रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं हमारे, इनकी बदअमालियों की वजह से आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। यहाँ पर हैरानकुन गल है कि हम मुसलमान हैं। हैरानकुन बात है कि जो करप्शन है उसको बाकायदा लीगलाइज कर दिया गया है और तमाम अदारे जो इस बने हुए हैं, जो बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वीज़ों का बंदोबस्त करते हैं या बाहर जाने के लिए पासपोर्ट जारी करते हैं, हर जगह पर कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि एप्लीकेशन के साथ पैसे कितने लगे हैं और उन पैसों को लेकर जो वो जारी कर दिया जाता है। कोई उसका हकदार है या नहीं है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के अंदर पिछले दिनों बाकायदा 30,000 रुपया देकर एक अंधे को जो है ना वो लाइसेंस ड्राइविंग का दिया गया है। ये सूरत हाल होगी तो मुल्क का जो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ये तो सिर्फ 2 वाक़यात है। 23 में 268 आदमी मरे थे और अब 40 आदमी फौत हो गए हैं। ये पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाया गया है जिनका आवाम से का साथ कोई तल्लक ही नहीं। और ये उस वक़्त ही ठीक हो सकते हैं जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी। आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होने के बावजूद ये किसी भी अदारे का ये ना हक है और ना उनको पता है और ना वो ये सही कर सकते हैं। हकीकी नुमाइंदे ही आएंगे तो फिर जाकर उनको जो मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। फार्म 47 और 45 के चक्कर में जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है, इससे तो और ज़्यादा तबाही के सिवा कोई बात नहीं होगी।
देखिए ना संत साहब, बाकायदा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद लोगों को, अवाम ने इन लोगों को मैंडेट दिया 45-47 फार्म जो है, तो ये हुकूमत तो मेरे ख्याल में काफ़ी काम कर रही है। तो लोग जो है, हमारे जो अदारे हैं, मेरे ख्याल में इनकी तरफ से कोई डील होने की वजह से ये जो लोग हैं डंकी लगाते हैं और आवाम को वरगला फसला कर वो मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, तो ये ज़्यादातर तो इनका गुनाह। क्या नासब, आप इस पर आपकी क्या राय है? जावेद साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। बात यह है कि सफदर साहब ने अपनी नुक्ता नज़र के मुताबिक सही तबसरा किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुआशी नाहमवारी है वो इसकी वजह बनती है। जब गुर्बत होगी तो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं फरार का। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन इसके बावजूद वो डेंगी के थ्रू जाते हैं। जैसे ये यूनान का हादसा हुआ है, तो इसमें लोग तुर्की तक का वीज़ा लेकर गए थे। तुर्की तक का वीज़ा था, यहाँ से तो वीज़ा जारी हुआ, इसलिए तो हम नहीं कह सकते। वहाँ से आगे उन्होंने कश्ती में सफ़र किया, तो वहाँ अक्सर ऐसे हादसा होते, कुछ हादसा सामने आ जाते हैं, कुछ खुफिया रहते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि ये जो कंटेनर नहीं होते, कंटेनर, इनमें भर के लोगों को ले जाते हैं। कोई हवा नहीं होती, कुछ नहीं होता, और 5-5, 6-6 दिन तक भूखे प्यासे वो लोग रहते हैं, पैदल सफ़र करवाते हैं। इसके पीछे वो कौन सी वजह है? वो है जो हमारा मुआशी नाहमवारी का निज़ाम है। जब तक अवाम, आपने पूछा हुकूमत ज़िम्मेदार है, हाँ ज़िम्मेदार है रियासत का काम है ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार अवाम खुद है। इसलिए वो ज़िम्मेदार है कि वो क्यों नहीं इस बात पे गौर कर रही कि हम हाकिम किसको बना रहे हैं। जब हम लोगों की डुगडुगियों के पीछे लग के नाचना शुरू करेंगे, अपने मसाइल की आगाही हासिल नहीं करना चाहेंगे, हम पजारो, लैंड क्रूज़र्स और इनके पीछे जाएंगे, तो फिर नतीजा यही होगा मुल्क के अंदर। जब तक मुआशी नाहमवारी का निज़ाम है, जब तक तबकात की गवर्नमेंट कायम नहीं होती, निचले तबके की, जो तबका बरसर इक़्तिदार होगा वो अपने लिए कवानीन बनाता है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोग इस बात पर सोचें, यहाँ का दानिश्वर सोचें कि यहाँ पर ये मुआशी नाहमवारी के निज़ाम को कैसे बचाना है। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी रियासत बनाया हुआ है, जिसकी वजह से खौफ है। हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो दफ़ा पे, उन चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पर, लल्लों तलल्लों पे लगता है, इनकी अय्याशियों पे लगता है। अब MNA MPA की तनख्वाहें देखें कितनी बढ़ा दी हैं, और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। ये क्यों है? इसलिए है कि हम अपना वोट फ़रोख्त करते हैं, हम अपनी राय फ़रोख्त करते हैं, हम अपना ज़मीर फ़रोख्त करते हैं। हमें भी इस कौम से, इन कामों से बाज आना चाहिए। करप्शन हमारे मुआशरे में सराइत कर गई है, इसका एक मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना ये बच्चे मरते रहेंगे और हम रोते रहेंगे। यूनान की कश्तियों में डूबेंगे, कभी ईरान के पहाड़ों में मर जाएंगे, कभी ईरान में लोगों को, वो कुर्द हैं वहाँ अगवा करके वो पैसे लेते रहेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस निज़ाम को नहीं बदला जाएगा। और इस निज़ाम को बदलने के लिए लोगों को खुद इकट्ठा होना होगा, अपने तबके के लोगों को नुमाइंदगी देकर आगे भेजना होगा। जी सफदर संधू साहब, आपसे हमारा एक छोटी सी राय लेना चाहते हैं कि क्या जो लोग डंकी लगाकर बाहर जाते हैं, क्या हमारे दायरे कमज़ोर हैं या हुकूमत की तरफ से इनको कोई डील दी गई है, जैसे चाहें जितने माओं के जो प्यारे हैं उनकी जान ले लें और उनका पैसा भी ले लें? ये क्या है, इसके पीछे कौन सी सूरत हाल हो सकती है? जवेद साहब, इसके पीछे मेरे ख्याल के मुताबिक तो हुक्मरानों की नालायकी है। अवाम को कौम बनाना, शऊर देना, ये भी हुक्मरानों का काम है। उनकी अपनी जायदादें तो ईवन फील्ड में बहुत हैं, सरे माल में बहुत हैं, और तमाम दुनिया के ममालिक में हमारे जर्नैलों ने जजीरे ख़रीद रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तनख्वाह दी जाती है मज़दूर को, वो खुद ही गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, 37,000 रुपया महीना। मैं बमांगे दोहल कहता हूँ
کہ 70% लोगों को शेखुपुरा के ज़िला में भी वो तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं वो अपनी तनख्वाहों में 1,70,000 से 9 लाख उन्होंने कर ली है। इसी तरह तमाम सेनेट में और इसी तरह वज़ीरों की तनख्वाहों में कोई हज़ारों गुना इजाफा कर दिया गया है। तो ये कहना कि ये अवाम को तो हमने छोड़ दिया है टैंकियों में मरने के लिए, अवाम को तो हमने छोड़ दिया है कि तुमने अपना रोज़गार खुद ही बनाना है। रियासत के ज़िम्मे बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ जो काम होते हैं वो 4 हैं। नंबर 1 उसने एजुकेशन देनी है, नंबर 2 उसने अपनी आवाम की हेल्थ केयर करनी है, नंबर 3 कि उन्होंने उसको रोज़गार मुहैया करना है, और नंबर 4 उन्होंने सिक्योरिटी देनी है। लेकिन पूरे अवाम को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। वो सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है हमारे साथ। और ये हुक्मरान जो मौजूदा हुक्मरान हैं, ये इन्होंने बारियां बांधी हुई हैं और इन्होंने फ़ौज के साथ अपने हाथ मिलाकर यहाँ पर हुकूमत की जा सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में शऊरी सतह पर अवाम अब बजाते खुद कोई अक्लमंद नहीं होते, उनको एक सिस्टमेटिक जो सिस्टम है उसी ने सही करना होता है। हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, लोगों को वोट की इज़्ज़त का भी पता नहीं है। वो वोट लोगों ने किसी और को दिए होते हैं और MNA MPA कोई और जीत जाता है। इसलिए ये साजिशें जब तक बंद नहीं होंगी तो ये फ़ौज छड़ के फरिश्ते भी ले आएँ तो इस मुल्क का यही हाल है। जी ना साहब, हमारा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि हुकूमत जो है एक तरफ अपने जो बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ा रही है, अपने फैसले खुद ही कर रहे हैं, और वहाँ पर इन्होंने नॉन फाइलर एक्ट लेकर आए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो नॉन फाइलर हैं उनको ना कोई गाड़ी जो है वो 800cc तक खरीद सकेंगे और ना वो बैंक में अकाउंट खुलवा सकेंगे, उस पर काफ़ी सारी पाबंदियाँ होगी। इस पे आप क्या कहते हैं ना साहब? वैसा पहले तो मैं भाई सफदर से बड़ी इज़्ज़त और इकराम से इख्तलाफ करता हूँ कि हाकम लोगों को कौमों को बनाते हैं। मेरा ये इख्तलाफ है कि अवाम ही के लीडर अवाम को कौम बनाते हैं, और आज जो बरसर इक़्तिदार तबका है वो सरमायादार तबका है। उसका काम ही लूट खसूट और लोगों का इस्तेसाल करना है। और वो क्यों ऐसे कवानीन बनाएगा जिससे 24 करोड़ आवाम को फ़ायदा पहुँचे? वो तो जो बरसर इक़्तिदार तबका होगा वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन बनाएगा। और यहाँ अगर हमें ये मेरी सफदर साहब की और ऐसे तमाम दानिशवर लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को ये शऊर दें, उनके पास जाए। हम नाकाम हुए फिर हमें कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये आपके नुमाइंदे नहीं हैं, ये अदारे वदारे ये वो ये सारा कुछ इसलिए प्रोटेक्शन है कि जो तबका बरसर इक़्तिदार है अदारे उसी की पैदावार होते हैं और अदारे उसी को प्रोटेक्शन देते हैं जो वो कवानीन बनाते हैं और वो अपने साथ उनको मिलाते हैं ताकि हमारी लूट खसूट बढ़ती रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर तबकाती निज़ाम को ख़ात्मा किया जाए इस मुल्क में। उसके लिए यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, साफ़ियों को, प्रोफेसर्स को, वकला को, दानिशवरों को मिलकर आवाम को ये देना चाहिए। जहाँ तक आपने ये फाइलर और नॉन फाइलर की बात है तो मेरे भाई मुझे हैरत होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इनडायरेक्ट टैक्स इतने लिए जाते हैं कि एक बेगर भी टैक्स अदा कर रहा है, एक फ़कीर भी टैक्स अदा कर रहा है। सेल टैक्स की सूरत में उनसे टैक्स वसूली की जाती है। अच्छा, वेल्थ टैक्स लगाते हैं फाइलर पर, वो वेल्थ टैक्स अपनी चीज़ों पे ले जाता है, वो भी आवाम से वसूल किया जाता है। फिर आवाम के पास, नॉन फाइलर के पास वाकई गाड़ी खरीदने की कैपेसिटी नहीं हो सकती, ना खरीदने दें। लेकिन जो फाइलर बना है उसकी लूट खसूट का तो अंदाज़ा करें। यहाँ वेल्थ टैक्स लगाएं, वहाँ दूसरे टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं और उनको ये पाबंद करें कि ये टैक्सेस जो है अपनी कमोडिटी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे लगते हैं, मुनाफे पे लगते हैं, तो मुनाफे में से टैक्स काटे जाएं। लेकिन टैक्स यहाँ लगते हैं, बिजली का बिल पड़ता है तो भाई कपड़े की कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, गैस का बिल बढ़ा तो भाई आटे की कीमत बढ़ गई, और वो हम ही से वसूल कर रहे हैं।
تو پہلے تو اس نظام کو ٹھیک کریں، پھر وہ میں اپنی بات پہ آؤں گا کہ یہ نظام کیوں ٹھیک ہوگا۔ اس لیے کہ 24 کروڑ جو غربا ہے یہاں کے 22 کروڑ، ہم جب تک ان کا ٹول بنے ہوئے ہیں، صفائی میرا بیٹا ہے، مل کا مزدور میرا بیٹا ہے، کیمرہ مین میرا بیٹا ہے، ریڈی والا میرا بیٹا ہے، چھابڑی والا میرا بیٹا ہے، چھوٹا دکاندار میرے طبقے کا ہے، چھوٹا ذمہ دار میرے طبقے کا ہے۔ انہیں اپنا اتحاد کرنا ہوگا اور ان بیڑیوں کو، بیڑے نہیں بننا پڑے گا انہیں ان بیڑیوں کو ان سے چھیننا ہوگا یہ اقتدار، اور اقتدار چھینیں گے، اپنے طبقے کو برسر اقتدار لائیں گے تو پھر یہ تبدیلی آئے گی۔ باقی تو ہم نعرے لگاتے رہیں گے، کوئی ہمیں ڈگڈگی بجائے گا، کبھی سوشلزم کی، کبھی اسلام کی، کبھی تبدیلی کی، کبھی کسی اور چیز کی۔ یہ سارے ڈرامے باز ہیں اور ایک خاص طبقے کے یہ ایجنٹ ہیں اور بین الاقوامی مافیا کے ایجنٹ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، سرمایہ داروں کی ایک اپنی ہے اور انہوں نے اپنی ملٹی نیشنز بنائی ہیں، یہ لوٹ کسوٹ کے نظام کو وہ تو قائم رکھیں گے، اور ان کا سرخیل امریکہ ہے۔ اچھا، اپنا صفدر سندھو صاحب، ہمارا آپ سے ایک چھوٹی سی رائے لینا چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے مزدور کی تنخواہ 37,000 مقرر کی ہے، 37,000 مقرر ہے، مگر ملز مالکان جو ہیں یہ تنخواہ نہیں دے رہے، فیکٹریوں کے جو مالکان ہیں وہ ملازموں کو تنخواہ نہیں دے رہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیوں نہیں دے رہے؟ حکومت اپنے بنائے ہوئے ایکٹ پہ عمل کروانے میں پوری طرح ناکام ہے، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس کی جاوید صاحب بڑی وجہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ منیمم تنخواہ جو ہے وہ 37,000 خود ہی انہوں نے مقرر کی ہے، خود ہی اس پر عمل درآمد نہیں کراتے۔ اس عمل درآمد کروانے کے لیے اتنی افسر شاہی ہے کہ محکمہ لیبر کا ایک بہت بڑا عملہ ہے، پولیس ہے، جو صرف تنخواہیں اس بنیاد پہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس عوام کو جو ہے وہ سہولتیں، جو قانونی سہولتیں میں وہ دلانی ہیں، وہ قانونی سہولتیں دلانے کی بجائے وہ اپنے منتھلیاں لگاتے ہیں، اور وہ اپنا جو سرمایہ دار ہیں، جو فیکٹریوں والے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تنخواہ کم دے رہے ہیں، کہیں 20,000 دے رہے ہیں، کہیں 23,000 دے رہے ہیں، کہیں وہ اپنی مرضی سے 18,000 دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، میں پھر اسی بات پر آتا ہوں کہ حکمران ہی معاشرے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں، عوام کسی اور کو منتخب کر دیتی ہے، حکومت کسی اور کی بن جاتی ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے علاوہ ادارہ بھی صدر صاحب انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو وہ لیبر کا کوئی ادارہ ہے میرے خیال میں بنا ہوا۔ ہاں جی، لوگ نااہل ہیں یا ان سے مندی میں لے لیں؟ کوئی نااہل نہیں، بہت چلاک ہے، بہت ہوشیار ہیں، اور وہ ایم پی ایم انہوں نے اپنے رشتہ دار سب لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر EOBI کا محکمہ سب سے امیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کے باری جو مزدوروں کی پینشن ہے اور مزدوروں کے اکٹھے کردہ پیسے ہیں، اس سے یہ حکمران جو ہے اس سے اپنی اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے نہیں۔ مثلاً میونسپل کمیٹی فاروق آباد میں آج بھی کرسچنوں کو تنخواہ پوری نہیں دی گئی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، یہی حال شیخو پورہ کا ہے۔ تو اسی طرح یہ کرتے ہیں، یہ جن کو 10,000 20,000 37,000 تنخواہ دینی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے، اور آپ خود جو ہے وہ اپنی تنخواہ جو لاکھوں کی تعداد میں بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ نان فائلر کا آپ نے جو سوال کیا تھا، اس کے لیے میری صرف یہ گزارش ہے کہ جو سیل ٹیکس جس طرح ناتھ صاحب نے بتایا ہے ہر آدمی سے لیا جاتا ہے، جب تک اس ملک کے اندر جاگیرداری سسٹم ہے، اور جاگیرداروں پر زرعی زمین پر کوئی ٹیکس نہیں ہے بڑے زمینداروں پر، اور جب تک فی ایکڑ سب لوگوں پر اسی طرح ٹیکس لگایا جائے جس طرح ماچس لینے کے لیے مجھ پر ٹیکس لگایا گیا ہے، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں جاگیرداری کے نمائندے ہی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور عمران خان کی شکلوں میں ہمارے سر پر بیٹھے ہیں، اس لیے یہ
इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ नवाज साहब के कि यहाँ सोशलिस्ट की कभी हुकूमत नहीं आई और ना हम असम्बली के नज़दीक तक भी नहीं जाने दिया गया। या ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम आवाम को अपने साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं। उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि इन लोगों के पास दौलत इतनी ज़्यादा बना ली है उन्होंने कि वो उसी के सहारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं और लोगों को 4 दिन चरगे वगैरह खिलाकर वो वोट लेने की कोशिश करते हैं। जबकि एक अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है। जिस तरह हमारे मुल्क की सनत 1970 में थी, आज उससे बहुत नीचे चलेगी। जिस तरह ज़राअत में हम आगे थे, आज उसके पीछे चले गए। PIA जो अदारा है हमारा, ये दुनिया का बेहतरीन अदारा होता था, आज उसको कोई कौड़ियों में ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ ये हमारे जो हुक्मरान हैं इन्हीं ही का कसूर है मेरे नज़दीक। जी अपना नाज़ साहब, आपसे छोटा सा सवाल है कि बहुत खुशखबरी है, पाकिस्तान के मिसाइल ब्लास्टिंग का बहुत कामयाब तजर्बा किया है हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिस पर अमेरिका की पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। क्या हुकूमत दो टोक जवाब देना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या कहते हैं? जावेद साहब, पहले तो मैं सफदर साहब ने एक बात की है कि हम कभी बरसर इक़्तिदार नहीं रहे। मैंने कब कहा हम बरसर इक़्तिदार रहे? मैंने तो ये कहा कि हम आवाम को लीडरशिप देने में नाकाम रहे। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाम को वो शऊर बख्शें। जहाँ तक इन्होंने कहा तो मैंने कहा ये कहते हैं कि वो रियासत का काम है। भाई रियासत को अदारों ने चलाना ना, तो अदारों पर काबज़ तो वो तबका है जो हमारा दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, जो इस्तेसाल करता है, इस्तेसाली क़ुव्वतों का एजेंट है। तो वो क्यों हमारे वेलफेयर के लिए अदारे कायम करेगा? अगर उसने किए हुए तो वो भी उनका टूल है। मसलन ये नून लीग जब आती है तो लेबर डिपार्टमेंट को पाबंदी लगा दी जाती है कि वो सनत की इंस्पेक्शन नहीं कर सकती। इसी तरह परवेज़ लाई के ज़माने में भी यही रहा, इमरान खान के ज़माने में भी यही रहा, सब ज़मानों में यही रहता, क्योंकि उस तबके की गवर्नमेंट है। और मेरा यही है कि हमें उस तबके को पहचानना है, उस जालिम को पहचानना है, उस लुटेरे को पहचानना है। 45 हो, 46 हो, 47 हो, 45-46 से क्या सफदर सिंधु बरसर इक़्तिदार आ रहा था? ये इनके झगड़े हैं, उनके ये एजेंट हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आया, उन्होंने उस सिस्टम को बचाना है। हाँ, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है, ये बड़ी खुश आइंद बात है और हमारे साइंसदानों को, हमारे साइंसदान इसके सिलसिले में खराजे तहसीन के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने ये किया। और उसमें हमारा जो इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है फ़ौज का, वो भी उसका भी रोल है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाना ये जुर्म ज़ईफ़ी है भाई। कमज़ोर रियासतें, कमज़ोर लोग, कमज़ोर कौमें, उन पर हर शख्स जबर करता है। तो असल में बात यह है कि हम ही ने इस्लाम के नाम पर यहाँ पर 2 बड़ी क़ुव्वतें थी, पोलराइजेशन करवाई और वो हमने ख़त्म किया। और जब हम ये कहते थे कि जिस दिन रशिया ख़त्म होगा उसके बाद मुसलमानों की बारी आएगी, और वो देख लें वो जो कुछ हो रहा है आज। चाइना है, इन हाकिमों को अपनी दोगली पॉलिसी छोड़नी होगी, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। मैं सफदर साहब की तरह हाकिमों से मुतालबे नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारे हाकिम ही नहीं है, ये तो एक ख़ास तबके के हाकिम है। तो इनको अपना दोगलापन छोड़ना होगा, अपनी लूट कसूट के लिए भी। इन्हें उन मुल्कों के साथ जाना चाहिए जो मज़लूम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, जो अक्सरियत की बेहतरी चाहते हैं, जो फलाई रियासतें बनाना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहिए। इन्हें चीन के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, रशिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, झटक देना चाहिए अमेरिका को। क्या अब भी अमेरिका से कोई तवक्को है कि आपके लबनान, शाम, फ़लस्तीन, आपके हज़ारों लाखों मासूम सीरखार बच्चे खा गया वो दरिंदा और भेड़िया? अब भी इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही? ये इस्लाम की बात करते हैं, ये उम्मत मुसलमान की बात करते हैं। क्या इनका वजूद इंसानों से अलग है? हम तो इंसानियत से खारिज हैं। मुसलमान होना तो मेराज है इंसानियत की, हम तो इंसानियत से खारिज हैं। यूरोप में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका के बारे में, दूसरे के बारे में। उनकी अपनी पॉलिसी है भाई, वो ये समझते हैं कि ईरान को दबाओ। अभी देखें ना, बारी आई है शाम की, इसके बाद ईरान है।
ईरान के बाद पाकिस्तान है। इन हाकिमों को सोचना चाहिए कि वो वक्त ना आए। तो इसलिए हमें झटक देना चाहिए पूरी कौम को, पूरी गवर्नमेंट को यक ज़मान होकर, और क्या देना चाहिए, भूखे मरेंगे कि हम अमेरिका के साथ अपने तल्कात नहीं रखेंगे। शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि गज़ा की जो जंग है उसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। इस पे उन्होंने आवाज़ उठाई है जो पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें। तो इसके साथ ही हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी सफदर सिंधु साहब और अकरम नाज साहब से इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम देखने का आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।